I hope I am visible and audible to everyone. And आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 का इकोसिस्टम का सेकेंड पार्ट। अभी तक हमने सिलेबस में फर्स्ट यूनिट कवर की है। लास्ट क्लास में हमने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था और इकोसिस्टम में हमने इकोसिस्टम व्हाट इज इकोसिस्टम, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, ये सब हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के टाइप्स। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बाद में डिस्कस करेंगे। और कभी कभी इस पे 5 मार्क या 3 मार्क का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज डेजर्ट इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के ऊपर 1 मार्क्स में एक डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम अभी डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जब इकोसिस्टम पढ़ा था, शुरू किया था, तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। आई होप मैं सबको ऑडिबल हूं। लेट मी चेक। ओके, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने जब इकोसिस्टम शुरू किया था सेकंड यूनिट, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो तब मैंने आपको बोला था कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जैविक घटक। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अजैविक घटक। राइट, जैविक घटक क्या होते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स प्लस माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, जो सॉइल में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, ये क्या हो गए इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गए? नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था। एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक क्या होते हैं? तापमान हो गया, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, जो भी बारिश होती है, ये सब चीजें क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन, आपस में जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, तो इसी को कहते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? एनवायरमेंट का। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है एनवायरमेंट में, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है जैसे कि पानी की एक बूंद, बहुत बड़ा हो सकता है जैसे कि ओशियन। राइट, समुद्र भी एक इकोसिस्टम है, पानी की एक बूंद भी इकोसिस्टम है। सॉइल, अगर हम उसमें सॉइल को इंक्लूड करना चाहें तो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है। पूरा अर्थ एज अ होल, पूरी अर्थ भी एक क्या है? इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इस इकोसिस्टम के कई प्रकार हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम किस आधार पे इनको डिवाइड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो डिवीजन हो गया कि आप इस आधार पे डिवाइड करें कि इकोसिस्टम नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ठीक है, मैन मेड है। लेट मी सी अगर कहीं स्पेस खाली है। ओके, तो अगर आप इस बेसिस पे इकोसिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं कि इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और मैन मेड। सबको दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, पेपर पे? सबको दिख रहा है? मैं जो बोर्ड पे लिख रही हूँ स्लाइड पे सबको विजिबल है? ओके, तो इकोसिस्टम अगर हम इस बेसिस पे डिवाइड करें कि इकोसिस्टम मैन मेड है या नेचुरल है, तो दो टाइप से हो गए, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, ह्यूमन मेड।
नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या हो गए, जितने भी आप देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, ग्रासलैंड, ठीक है, या फिर हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा, दोबारा से आप मुझे लिखने दीजिए। और इसमें व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होता है, स्पेस इस जगह इकोसिस्टम तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल, प्राकृतिक एंड मैन मेड। पहन लेती, गुड़गांव जाऊंगी तो है ना, पहन लो बस, अब एक बार धुलेगा ही। सिस्टम्स हैं, इनको हम सब्जी डिवाइड लग कर गई उस सकते दिन हैं आए थे वहां से लेकर सब्जी इस सूट में। दो पार्ट्स में, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय या थलीय, और या फिर ये एक्वेटिक है, जलीय, थलीय और जलीय, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स क्या हो गया, डेजर्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नाड़ा डालूं, नाड़ा कैसे डालूं, कहाँ है? ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान होता है, ठीक है। जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल क्या है, कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि आपसे डेफिनेशन पूछा सकता है कि एक 1 मार्क्स में डेजर्ट क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ लिखना है, ठीक है। डेजर्ट ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पे वेजिटेशन, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। सॉइल में सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है। दूसरा, उस सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट, पानी कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन, प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स की वेजिटेशन कम होती है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी कम होती है, इसलिए वहाँ पे एनिमल मेरी तरफ बोलना जो बंद हो गया मैडम का। हाँ, बोटेनिकल गार्डन भी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शॉर्ट में लिख देते क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, कई अर्थ में जहां पे भी डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। दो टाइप्स के हो गए, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का एग्जांपल क्या है, ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान होते हैं, ठीक है। जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट्स और हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल क्या है, कोल्ड डेजर्ट के एग्जांपल मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपसे डेफिनेशन पूछा सकता है कि एक 1 मार्क्स में डेजर्ट क्या होते हैं, तो वहां पे आपको एग्जांपल के साथ लिखना है, ठीक है। डेजर्ट ऐसे इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पे वेजिटेशन, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। सॉइल में सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है। दूसरा, उस सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट, पानी कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन, प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे प्लांट्स की वेजिटेशन कम होती है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी कम होती है, इसलिए वहां पे एनिमल डाइवर्सिटी भी कम होती है। इसलिए आप देखेंगे कि अर्थ में जहां पे भी डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी हमेशा कम होती है
एज कंपेयर टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, दो टाइप्स के हो गए, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का एग्जांपल क्या है? इंडिया में अगर हम देखें तो हॉट डेजर्ट का एग्जांपल है थार डेजर्ट, कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल इंडिया में क्या है? लद्दाख। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? गोबी डेजर्ट, जो कि चाइना में है। उसी के एक्सपेंशन, वो जब एक्सपेंड करता है उसी का एक्सपेंशन है लद्दाख डेजर्ट। थार डेजर्ट सबसे बड़ा दुनिया में कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट, वो है सहारा डेजर्ट। कहाँ पे है ये? अफ्रीका। ठीक है, तो मैंने आपको एक इंडिया का एग्जांपल दिया और एक वर्ल्ड का। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। फॉरेस्ट कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, कई प्रकार के जंगल होते हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा जंगल कौन से पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम आप जानते हैं, जहाँ पे ग्रासेस होती हैं। यहाँ पे क्या होगा? ग्रास होगी और प्लस दूर दूर ट्री पाए जाएंगे, स्कैटर्ड। मान लीजिए अगर ये कोई इकोसिस्टम है, यहाँ पे ग्रासेस बहुत ज्यादा है और ट्री बहुत कम है, दूर दूर स्कैटर्ड फॉर्म में ट्री पाए जाएंगे, तो ऐसे इकोसिस्टम को हम कह देते हैं ग्रासलैंड। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होते हैं, ये बहुत बड़े स्केल पे सपोर्ट करते हैं मैमल्स की डाइवर्सिटी को। दुनिया में जहाँ पे बड़े बड़े ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स हैं, वहां पे आप देखेंगे कि जो पशु हैं, मैमल्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, पाई जाती है नेचुरली। ठीक है, क्या करूं, बैठी हूं। अब आते हैं हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पे। एक्वेटिक या जलीय, जलीय पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंटिक, लैंटिक इकोसिस्टम, और लोटिक। तो लैंटिक इकोसिस्टम होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? रुके हुए पानी में जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि पॉन्ड हो गया। पॉन्ड क्या है? एक तरह का लैंटिक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये रुके हुए पानी के जितने भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र होंगे उनका उदाहरण है, उनका एग्जाम्पल है। तो पॉन्ड हो गया, ठीक है, लेक्स हो गई, ये सब क्या है? लैंटिक इकोसिस्टम हो गए। लोटिक इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, छोटी छोटी नहरें होती हैं जो, ये सब किसका एग्जाम्पल? लोटिक का मतलब क्या? जो बहते हुए पानी के इकोसिस्टम है, ठीक है, वो आते हैं लोटिक। आप इनको ऐसा जैसे ही नाम याद कर लें, ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी, और उनकी एग्जाम्पल जरूर याद करें। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में जब भी आप लिखेंगे तो इनको एग्जाम्पल लिखेंगे। हर इकोसिस्टम एक हेडिंग बनेगा। जब आप इकोसिस्टम के उदाहरण लिखेंगे तो नेचुरल को डिवाइड करेंगे थलीय और जलीय में, और मैं आपको भी दिखाऊंगी ऊपर जहां पे डेफिनेशन से एग्जाम्पल लिखे हैं वहां पे। अभी तो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। आई होप ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है। अब आते हैं मैन मेड इकोसिस्टम पे। मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल आप लोग खुद गेस करेंगे क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। ये आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब ऐसे इकोसिस्टम जिनको हम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इकोसिस्टम तो हम भी बना सकते हैं ना, उसमें एबायोटिक कंपोनेंट होना चाहिए, बायोटिक कंपोनेंट होना चाहिए, और आपस में दोनों इंटरेक्ट करने चाहिए, वही हो गया क्या? इकोसिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड। जब आप खेती करते हैं किसी जमीन पे तो वहां पे आप देखते हैं कि प्लांट लिविंग पार्ट है, ठीक है, सॉइल में प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं, जो फसलें होती हैं, और सॉइल में जो सॉइल है उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो लिविंग पार्ट है, एंड जो बैक्टीरिया हैं वो भी लिविंग पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल है वो क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ये इसका किसका एग्जाम्पल हो गया? आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम का। इसके अलावा और बताइए, और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? एक्वेरियम, ठीक है, जो एक्वेरियम होता है उसमें आप जो, वो भी एग्जाम्पल है किसका? मैनमेड इकोसिस्टम का। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हो गए, जो मैनमेड पॉन्ड्स होते हैं, वो भी एग्जाम्पल है किसका? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। ठीक है, तो ये नेचुरल के एग्जाम्पल हो गए और आर्टिफिशियल एग्जाम्पल हो गए। आप एक बार देख लीजिए, मैंने इनको ऊपर लिख भी रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई थी लास्ट क्लास में, और टर्म इकोसिस्टम किसने कौन किया था? सर एजी टेंसले ने 1935 में। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, ये 1935 होगा। ठीक है,
दो टाइप के इकोसिस्टम्स हैं यहाँ पे नेचुरल में, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखो डिवाइड किया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, डेजर्ट इकोसिस्टम में, टुंड्रा। टुंड्रा इकोसिस्टम्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो ये मान लो अर्थ है, अर्थ पे अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पे ये ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। अर्थ के जो दोनों तरफ 23.5 डिग्री के लैटिट्यूड पाए जाते हैं, इनको, इन एरियाज को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरियाज। और उसके बाद आते हैं टेम्परेट एरियाज, और ज्यादा हाई लैटिट्यूड पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पाए जाते हैं नॉर्थ पोल के अराउंड जो एरियाज हैं, ठीक है, इनको हम कहते थे ये टुंड्रा वेजिटेशन। यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है इनको हम कहते हैं टुंड्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे इन वेजिटेशंस को, यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं इनको कहते हैं टुंड्रा। तो इस जो लो टेम्परेचर या पोल्स के अराउंड जो वेजिटेशन होती हैं उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं टुंड्रा इकोसिस्टम, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो 4 टाइप के जो इकोसिस्टम है इनको मैंने लिखा है और इनके एग्जांपल्स दिए हैं। आपको ऐसे ही समझाना है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, टुंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट्स में क्या होता है? रेनफॉल काफी कम होता है, ठीक है, डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। नाइट्स में जो टेम्परेचर है काफी लो हो जाता है, दिन में जो टेम्परेचर काफी हाई रहता है, रेनफॉल काफी कम होता है, ठीक है। किसी भी लैंड को डेजर्ट बोलने के लिए क्या चाहिए? वहां पे जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ही कम होना चाहिए, किसी और एरिया कंपैरिजन में हाफ हो जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर दिल्ली में रेनफॉल 100 सेंटीमीटर का हो रहा है एवरेज एनुअल, तो डेजर्ट में कितना होना चाहिए? 50 से कम, तब उस एरिया को हम बोलेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। रेगिस्तान। एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। ओके, मैं आपको एक डिवीजन बताना भूल गई कि फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के डिवीजन है। कैसे? तो मैंने आपको यहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ाया था, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसको हम कहते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार का हो सकता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम्स होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जहां पे जो वाटर है, पानी की सैलिनिटी कम होती है, ठीक है। जैसे, और ये जो फ्रेश वाटर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था कि अर्थ पे जो टोटल वाटर है उसका लगभग 3% पानी ही फ्रेश वाटर है, और बाकी जो 97% पानी है वो कैसा है? मरीन वाटर है, खारा पानी है, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। सॉल्ट्स पानी में बहुत ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं, तो ऐसे वाटर को हम कहते हैं मरीन वाटर। ये जो वाटर है ये कहाँ पाया जाता है? सी एंड ओशियन, ठीक है, ओशियन एंड सी। जो फ्रेश वाटर है ये कहाँ पाया जाता है? ये रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, एंड पोलर आइस। जो पोल्स के अराउंड जो आइस है वो भी क्या है? एक तरह का फ्रेश वाटर का ही एग्जाम्पल है, राइट। और इसी फ्रेश वाटर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसी को हम डिवाइड कर सकते हैं लैंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम, वो डिवीजन जो मैंने नीचे लिखा हुआ था, ठीक है। मरीन वाटर को कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल्स इसके क्या है? सी एंड ओशियन, ठीक है। ओशियन और सी में क्या डिफरेंस होता है? सी जो होते हैं वो अर्थ पे लैंड लॉक्ड एरिया होते हैं, ठीक है, जमीन से घिरे हुए होते हैं 3 तरफ से, उनको हम कहते हैं सी। और ओशियन क्या होते हैं? एक तरफ से सराउंडेड हैं या बाकी तरफ से खुले हुए हैं, ऐसे एरियाज जो हैं खारे पानी के जो भी एरियाज हैं उनको हम कहते हैं ओशियंस,
ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता ही है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए मरीन वाटर इकोसिस्टम के। सबसे ज्यादा जो वाटर है अर्थ पे कौन सा पाया जाता है? मरीन वाटर। कितने परसेंट है? 97%। फ्रेश वाटर कितना है? लेस देन 3% है। किस किस फॉर्म में पाया जाता है? एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, पोलर आइस। पोलर आइस क्या होती है? जो मैंने आप ऊपर अभी जो डायग्राम बताया था मैंने, अर्थ के जो सबसे टॉप पे जो पोल्स होते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और यहाँ पे आइस के फॉर्म में जो भी पोल्स पे जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये जो परमानेंटली फ्रोजन जो वाटर प्रेजेंट होगा, हालांकि साउथ पोल पे तो कम होता है, नॉर्थ पोल पे ही ज्यादा है पोलर आइस, इसी को हम कह देते हैं पोलर आइस, ठीक है, या परमाफ्रॉस्ट। परमानेंटली फ्रोजन जो आइस होती है ग्लेशियर्स के फॉर्म में, ये भी क्या है? एक तरह का फ्रेश वाटर ही है, ठीक है। सबको क्लियर है ये डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स? किसी को कोई डाउट है इकोसिस्टम्स में तो आप एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद मैं नया टॉपिक दूसरा स्लाइड्स शेयर करूंगी। हाँ, बोटेनिकल गार्डन भी एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। किसी को डाउट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में भी पूछ लीजिए, देन आई विल शेयर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब एक रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरी? ओके, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन्स अर्थ, केमिकल मतलब रसायन, और साइकिल मतलब चक्र, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है, भू जैव रासायनिक चक्र हिंदी में कहते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी लिविंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जो लिविंग प्लांट हैं वो क्या करते हैं?
फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। उनकी लीव्स में जो भी फूड बनता है इस फूड को कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, प्राथमिक उत्पादक। इनको कौन खाता है फर्दर? सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक उत्पादक, ठीक है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। अल्टीमेटली जब इनकी डेथ होती है तो क्या होगा? ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल से गए थे, सॉइल प्लांट्स से, प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स कहां से लिए थे? अपना पोषण कहां से लिया था? सॉइल से, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं। सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स थे प्लांट में गए थे, ठीक है। पोषक तत्व। प्लांट के न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स, जिनको हम केमिकल्स भी कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। आपने सुना होगा ना कि हम मिट्टी में यूरिया डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर के फॉर्म में डालते हैं ना। वो क्या होता है? प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। यूरिया में यही 3 एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, कैल्शियम हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया। कई सारे एलिमेंट्स हैं जो सॉइल के लिए, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, पोषक तत्वों का काम करते हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट हैं, ये पोषक तत्व हैं, सॉइल के थ्रू, सॉइल जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और कहाँ जाता है? प्लांट में जाता है, ठीक है। इन्हीं को इस्तेमाल करके सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ये लोग क्या बनाते हैं? प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं। किस प्रोसेस का नाम क्या था? फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्रकाश संश्लेषण, पूरी रिएक्शन लिखी थी। प्लस और वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो फूड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? फूड इक्वल टू एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। इकोलॉजी में जब भी हम फूड की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम में फूड की बात कर रहे हैं, फूड इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। हम खाना क्यों खाते हैं, भोजन क्यों खाते हैं? इन ऑर्डर टू डराइव एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इसी ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? ऊर्जा का प्रवाह तो मैंने आपको बताया था कि यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, इनका जो फ्लो होता है, इनका जो प्रवाह होता है, वो चक्र के फॉर्म में होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं प्लांट्स में गए, प्लांट के थ्रू, जिसको इसने खाया हर्बीवोरस, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनकी बॉडी में गए। उनको जिसने खाया सेकेंडरी उत्पादक, जो द्वितीयक उत्पादक हो गया, उसकी बॉडी में गए। अल्टीमेटली जब इनकी डेथ होगी, मान लो प्लांट की जो लीव्स हैं ये भी मरेंगी ना, इनकी भी डेथ होगी, तो ये लीव्स हैं ये जमीन पे आएंगी, और जब इनका डिग्रेडेशन होगा तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं फिर से कहाँ चले जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है। और जब एनिमल्स की डेथ होगी तब भी एलिमेंट्स अल्टीमेटली डिग्रेडेशन के बाद कहाँ चले जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो एलिमेंट्स हैं सॉइल से वापस सॉइल में ही आ रहे हैं। ये एक चक्र बन रहा है, साइकिल बन रहा है। इसी को हम बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक तत्व चक्रण, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल है, इनको हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, जैसे कि प्लांट हो गया, माइक्रोब हो गए जो सॉइल में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है, अपघटन करते हैं। केमिकल्स कौन है इसमें? ये सॉइल में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं ये सब इसके केमिकल्स हैं, ठीक है। अर्थ आप देख ही रहे हैं, सॉइल, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कह देते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। अब सबको समझ में आ गया होगा हिंदी में, बायो जियो केमिकल साइकिल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अब मैं इसमें टाइप्स लिखूंगी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ले लिया। बाद में इसको ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में, रफ में, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, मिटा रही हूँ। टाइप्स लिखेंगे हम।
देखो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो साइकिल है, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया सेडिमेंट्री साइकिल, दूसरा होता है गैसियस साइकिल। मैं आपको हिंदी में मतलब जरूर बताऊंगी कि इसको गैसियस साइकिल क्यों कहते हैं। आप इसकी हिंदी अपनी किताब से देखेंगे, ठीक है। हर हर शब्द को मैं 2 बार इंग्लिश और हिंदी में बोलूंगी तो सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। सेडिमेंट्री साइकिल, इसको सेडिमेंट्री क्यों कहते हैं? सेडिमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। गैसियस से आपको समझ में आ रहा होगा गैस, ठीक है। मतलब ऐसे चक्र, ऐसे बायोजियोकेमिकल साइकिल जो ठोस पदार्थ से शुरू हो रहे हैं, उनको हम कह देते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। ऐसे बायोजियोकेमिकल साइकिल जो शुरू हो रहे हैं किसी गैसियस पदार्थ से, गैस से, मान लो ऑक्सीजन से, CO2 से, ये सब क्या है? गैसेस हैं, तो हम इनको कह देते हैं गैसियस चक्र, ठीक है। अब सेडिमेंट्री साइकिल जो सॉलिड से शुरू हो रही होंगी, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस को हिंदी में फॉस्फोरस ही कहते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस चक्र। कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, CO2 चक्र, ठीक है। सॉरी, ये तो गैसेस का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल सॉलिड साइकिल का हो जाएगा सल्फर चक्र, सल्फर साइकिल। देखो जो शब्द आपको हिंदी में ना मिले, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनको आपको हिंदी में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फॉस्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, ठीक है। गैसियस साइकिल का एग्जांपल ऑक्सीजन साइकिल, CO2 साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, वाटर साइकिल, जल चक्र, ठीक है। अब देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल, भू जैव रासायनिक चक्र का जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। कभी 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भू जैव रासायनिक चक्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक चक्र को डिटेल में संक्षेप में उसका वर्णन करें, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको परिभाषा लिखनी है कि होता क्या है, प्रकार लिखनी है दोनों, और फिर आपको कि कोई एक साइकिल या तो यहां से या फिर यहां से, गैसियस में से या फिर सेडिमेंट्री में से, आपको कोई एक साइकिल अच्छे से बना के उसमें डायग्राम के साथ दिखानी होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक इजी सा साइकिल में कुछ आपको 2-3 बता देती हूँ, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन साइकिल भी इसका उदाहरण होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब मैं आपको एक कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ जो आप एग्जाम में बना भी सकते हो और आसान भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वाटर साइकिल, जल चक्र। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे वाटर साइकिल, डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो इसका है, गैसीय साइकिल का है, डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ। देखो वाटर साइकिल क्या होता है, आप देखते हैं कि अर्थ पे जितना भी वाटर है, मान लीजिए कहीं पे पानी प्रेजेंट है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है, ये पॉन्ड भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है, सी भी हो सकती है, ठीक है। कोई सी हमने मान लिया, समुद्र मान लिया या नदी मान ली, ठीक है। तो ये जो पानी आप देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसकी वजह से पानी का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण। मैं हिंदी के शब्द लिखूंगी नहीं, आप खुद लिख सकते हैं। इवेपोरेशन को वाष्पीकरण कहते हैं। पानी भाप बन के अपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, ऊपर के वातावरण में जाएगा, ठीक है। और इवेपोरेशन के बाद क्या होगा, ये वाटर वेपर्स अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी, जहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक और वाटर होता है, जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनसे भी पानी का इवेपोरेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो मान लो सॉइल में कोई मिट्टी में कुछ पानी है तो वो भी जाएगा अपर एटमॉस्फेयर में भाप बन के, जब टेम्परेचर हाई होगा। रिवर से, पॉन्ड से, सी से, वो वाटर भी, उसका भी इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, अपर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो। और जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनसे भी ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में जो वाटर बाहर जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, हिंदी में कहते हैं इसको वाष्पोत्सर्जन। और इस प्रोसेस को मिला के कहते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन। मतलब वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के थ्रू जो भी पानी आता है अपर एटमॉस्फेयर में,
इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, बाद में क्या होगा, इस वाटर का से फॉर्मेशन होगा क्लाउड्स का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। बादल बनेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, हिंदी में इसको कहते हैं संघनन। ठीक है, मैं हिंदी लिखूंगी नहीं, आप लोग जो हिंदी वाले हैं वो सुन लें, अपना कहीं नोट करते रहें। ठीक है, तो कंडेंसेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, जब बादल बन जाएंगे, जब कंडेंसेशन हो गया तो क्या होगा, फिर से ये जो भाप है ये अर्थ पे आएगी, किसके फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में। इसको हम कह देते हैं प्रेसिपिटेशन। इसको आप बारिश कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ये सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं, ये आपको यही याद रखने हैं। ठीक है, इवेपोरेशन, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कई प्रकार का होता है। अभी जो पानी है अर्थ पे किस फॉर्म में आ सकता है, स्नो के फॉर्म में भी आ सकता है, बर्फबारी हो सकती है, रेन के फॉर्म में आ सकता है, रेनफॉल हो सकता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, स्नोफॉल प्लस रेनफॉल, इसको हम कह देते हैं प्रेसिपिटेशन। दोनों को मिला के टर्म इसीलिए प्रेसिपिटेशन यूज करते हैं, सिर्फ रेनफॉल नहीं लिखते। ठीक है, तो ये हो गया वाटर साइकिल। आपने देखा जो भी वाटर अर्थ से इवेपोरेट हुआ था अल्टीमेटली कहाँ वापस आ गया, अर्थ पे ही आ गया। ठीक है, तो ये हो गया वाटर साइकिल। इसको आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रफ फॉर्म में ड्रॉ किया है, आप इसको कॉपी पे अच्छे से ड्रॉ करेंगे। मैं साइकिल्स शेयर भी कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, क्लियर है ये सभी को, किसी को कोई डाउट है? इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाटर साइकिल में कोई डाउट किसी को? ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक सॉलिड साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल में बता देती हूँ, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, एक तो आपने ये गैसियस साइकिल का टाइप देख लिया, दोनों में से आप एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, एक गैसियस साइकिल का और एक सॉलिड सेडिमेंट्री साइकिल का। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेडिमेंट्री साइकिल का। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उदाहरण ले रही हूँ, एग्जाम्पल ले रही हूँ, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, रफ में ही ड्रॉ करूंगी मैं फॉस्फोरस साइकिल, काफी आसान है। ठीक है, देखो फॉस्फोरस एक एलिमेंट है जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, और ये एलिमेंट प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक, पोषण का काम करता है। ठीक है, अभी जो फॉस्फोरस है ये सॉइल में बहुत कम पाया जाता है, आता कहाँ से है, ये रॉक्स में पाया जाता है, चट्टानों में। ठीक है, फॉस्फोरस रॉक्स में पाया जाता है और रॉक्स में ये प्रेजेंट होता है फॉस्फेट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट्स, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फेट्स, इसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है, जो रॉक्स होते हैं, मान लो कोई माउंटेन्स हैं, ठीक है, चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, उनमें से धीरे धीरे इन रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्या होती है मैं आपको भी समझाती हूँ। रॉक्स की वेदरिंग क्या होती है, जब रॉक, कोई भी चट्टान टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से, बारिश की वजह से धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है, टूटती है, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं
weathering. Conversion of a rock into small particles or soil particles because of temperature and rainfall or external factors is known as weathering. ठीक है, weathering समझ में आ गया? ये सॉइल में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे. पहले तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे. आपने देखा होगा कि रिवर, आप अगर कभी रिवर फ्रंट पे गए हैं, कहीं नदी के किनारे गए हैं, तो वहां पे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे. ठीक है, बाद में यही सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, नदी का जो प्रवाह होता है, रिवर का जो फ्लो होता है, उससे एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं इरोजन. ठीक है, इरोजन की वजह से और वेदरिंग की वजह से जो पार्टिकल्स हैं रॉक के, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और अल्टीमेटली पेबल्स सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में. ठीक है, यहीं से सॉइल बनती है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऐसे ही होता है. ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे धीरे 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 फ्लो होके कहाँ आएंगे? स्लोप की वजह से जमीन पे आ जाएंगे, लैंड की तरफ आ जाएंगे. ठीक है, और कई बार क्या होगा, यहीं पे कोई नदी भी होगी, स्ट्रीम भी होगी. इस नदी की वजह से ये पार्टिकल्स बहाव की वजह से किसी पॉन्ड में, ठीक है, या समुद्र में. ठीक है, मतलब हर जगह जो भी फास्फोरस के जो पार्टिकल हैं वो कैसे जा रहे हैं? रॉक की वेदरिंग की वजह से. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो फास्फोरस है वो कहाँ से आ रहा है? चट्टानों से आ रहा है. तो ये आपसे पूछा भी जाता है कि फॉस्फेट का जो सोर्स है अर्थ पे वो कहाँ है? तो एकमात्र सोर्स अर्थ पे, नेचुरल सोर्स एक ही है, वो है रॉक्स. ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं. अब सॉइल में जो भी फास्फोरस आ गया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फास्फोरस के, सॉइल में है. ठीक है, और नदी के बहाव की वजह से ये समुद्र में भी चले जाएंगे, तालाबों में भी होंगे. ठीक है, तो लेकिन ये जो फास्फोरस है ये बहुत ही लिमिटेड होता है. इसका जो कंसंट्रेशन, इसका जो अमाउंट है बहुत लिमिटेड होता है. इसीलिए आप देखते हैं कि हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ऊपर से करते हैं ना फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर तो सब लोग जानते होंगे. ठीक है, कई तरह के होते हैं, इनमें से बहुत एक पॉपुलर नाम है वो है यूरिया. ठीक है, पोटाश भी होता है. ठीक है, अब इन यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एक रेशियो में होते हैं. ठीक है, एक इक्वल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं. इसको हम सॉइल में ऐड करते हैं. तो आप सोचेंगे फर्टिलाइजर में जो फास्फोरस है ये कहाँ से आता है? ये फास्फोरस भी किसी आर्टिफिशियल सोर्स से ही लाया जाता है. ठीक है, ये नेचुरल, या तो हम यहाँ से इस फास्फोरस को लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, या फिर कहीं आर्टिफिशियली बनाया गया होगा. राइट, तो आर्टिफिशियली हम जो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं उनसे भी कुछ फास्फोरस सॉइल में आ जाता है. ये तो नेचुरली आया सॉइल में. ठीक है, फिर आपने ऊपर से खेतों में ऐड किया, लैंड में. ठीक है, क्रॉप में, तो ये भी एक आर्टिफिशियल आपने फास्फोरस को ऐड कर दिया. अल्टीमेटली ये जो फास्फोरस है ये बारिश के पानी के साथ, आपको पता है कि जो लैंड है, जो जमीन है, उसका इरोजन होता रहता है. आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो लैंड है वो धीरे धीरे इरोड होती रहती है. पानी के बहाव की वजह से जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? नदियों और तालाबों में चले जाते हैं, उनके सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो फास्फोरस है ये कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? जो भी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक्स, उनके बेस में सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाएंगी. ठीक है, तो इस तरह सभी इकोसिस्टम्स में फास्फोरस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. राइट, होता क्या है, अगर मान लीजिए ये सी है, तो सी में क्या होता है? कुछ आपने देखा होगा यहाँ पे भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होंगे यहाँ पे, कुछ कुछ एल्गीज होती हैं सरफेस पे. ठीक है, इनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? इसी फास्फोरस से मिलते हैं जो सेडिमेंट्स में डिपॉजिट है. अदरवाइज फास्फोरस का कोई एडिशनल सोर्स नहीं होता अर्थ पे. ठीक है, एक और सोर्स है. होता क्या है कि समुद्र के किनारे एक पेरू करके एक आइलैंड है. पेरू आइलैंड आपने सुना होगा, कंट्री है, आइलैंड कंट्री है. यहाँ पे गुआनो के फास्फोरस के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं. इनको हम गुआनो कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ये भी कोई नेचुरल सोर्स नहीं है. यहाँ पे समुद्र के जो तल में, बेसिन में जो ये फास्फोरस था, इनको फिशेस की बॉडी में ये फास्फोरस गया, इन प्लांट्स की बॉडी में गया, और इनको खाने वाली जो सी बर्ड होती हैं, यहाँ पे सी बर्ड्स होती हैं जो इन फिशेस को और इन प्लांट्स को खाती हैं, इनकी बॉडी में ये फास्फोरस चला जाता है यहाँ से. ठीक है, और ये इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, इनका जो फीकल मैटर होता है, इनको हम बर्ड ड्रॉपिंग्स कहते हैं, उसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है. तो होता क्या है, पेरू में एक आइलैंड टाइप का बन गया है इनकी ड्रॉपिंग्स की वजह से. वो भी एक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है. इसको, इन डिपॉजिट्स को हम कहते हैं गुआनो. इसमें भी फास्फोरस प्रेजेंट होता है. और ये फास्फोरस आया कहाँ से है? यहीं से आया है, समुद्र से ही आया है. ठीक है, और अल्टीमेटली ये फास्फोरस कहाँ से आया था? रॉक से आया था. ठीक है,
यहाँ से। तो आपने देखा कि जो फॉस्फोरस साइकिल है, फॉस्फोरस का एक तो अल्टीमेट सोर्स क्या है, रॉक्स हैं, ठीक है। प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स में जाता है, जो भी लैंड प्लांट्स हैं, यहाँ से हमारी बॉडी में जा रहा है फॉस्फोरस, और जब उन सब की डेथ हो रही है तो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, सॉइल में ही आ जा रहा है फिर से। कुछ फॉस्फोरस वाटर बॉडी में जा रहा है, ठीक है, सेडिमेंट्स में चला जाता है, और ये फॉस्फोरस सी बर्ड्स जब इनको खाती हैं तो सी बर्ड्स के थ्रू फिर से अगेन ये जमीन पे आ जाता है, जिसको हम गुएनो कहते हैं। तो आर्टिफिशियली जैसे यूरिया में किसी फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस आता है, वो यहाँ से आ रहा है, जो गुएनो डिपॉजिट्स हैं यहाँ से ही आ रहा है। तो ये हो गया फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस के जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, काफी लिमिटेड हैं अर्थ पे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसको ड्रॉ कर लेंगे पेयर। सबको क्लियर है फॉस्फोरस साइकिल? फॉस्फोरस साइकिल सभी को क्लियर है? ओके, अब मैं आपके डाउट्स ले लेती हूँ। हाँ जी, जब प्रेसिपिटेशन, उमेश का क्वेश्चन है, प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है, जहाँ पे कोल्ड वेदर है वहां पे स्नोफॉल होगा, और जहाँ पे हॉट वेदर है वहां पे रेनफॉल होगा। तभी मैंने लिखा रेनफॉल प्लस स्नोफॉल, इन दोनों को मिला के एक टर्म होता है प्रेसिपिटेशन। पीडीएफ में आज शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आपके साथ एक मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पे आपको सिलेबस, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ओके, मैं एक टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कैसा लग रहा है सूप? मैंने एक लिंक शेयर किया आपके साथ टेलीग्राम का, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आपके जो डाउट्स हैं वो भी शेयर कर देंगे, सॉल्व कर दूंगी, और आपको सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिलेबस मैं शेयर ही कर दूंगी इस पे। सभी को लिंक विजिबल है जो मैंने अभी पोस्ट किया है? क्या रास्ते में इसे पहना अच्छा लग रहा है ना? फॉल एंड लो पहन के जाऊं गुड़गांव। लेस प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी वहां पे कम रहती है। आई होप क्लियर। सखीज टुंड्रा इकोसिस्टम, पीडीएफ मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, जो मैंने टेलीग्राम लिंक शेयर किया है अभी।